प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये आपके स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र आरएएस के प्रीलिम्स, आरएएस की मुख्य परीक्षा और इसके साथ-साथ भारतीय लेवल पर अगर कोई यूपीएससी की परीक्षा हो, आईएएस की परीक्षा या उसके अलावा एसएससी की केंद्र स्तर की कोई और परीक्षा हो, उसमें जो गुप्तकालीन कला या प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति का टॉपिक दिया हो, उसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, गुप्तकाल में साहित्य कला एवं वास्तुकला का विकास, ये हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपका जो स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्लियरली पहला टॉपिक दिया है। स्कूल व्याख्याता में पहला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन गुप्ता एंड मुगल पीरियड। तो मुगल और गुप्त काल दोनों में साहित्य कला और वास्तुकला का विकास हम लोगों को पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम जो गुप्तकालीन साहित्य और कला है उस पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, शुरू करेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए पढ़ते हैं गुप्तकाल में साहित्य कला एवं वास्तुकला का विकास। देखिए, पहली बात तो ये है कि गुप्तकाल है क्या। भारतीय इतिहास में 319 ईस्वी से लेकर और 550 ईस्वी तक का जो काल है, इस काल को गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। और गुप्त काल इसलिए क्योंकि इस काल के जो शासक थे उन शासकों के नाम के साथ गुप्त शब्द जुड़ा होता था। गुप्त राजवंश का पहला शासक है महाराज गुप्त या जिसको श्रीगुप्त भी कहा जाता है। दूसरा शासक है घटोत्कच। तीसरा शासक है चंद्रगुप्त प्रथम जिसने 319 से लेकर और 350 ईस्वी तक शासन किया। अब जो पहले शासक है महाराज गुप्त और श्रीगुप्त, इनके बारे में कहा जाता है कि जो महाराज गुप्त था इसने लगभग 275 ईस्वी में शासन शुरू किया था। अब 275 में इसने शासन शुरू किया, लेकिन कब तक शासन किया इसके प्रमाण इतिहास में नहीं मिलते। जो दूसरा शासक है घटोत्कच, इसके बारे में माना जाता है कि ये इतिहास का दूसरा गुप्तकाल का दूसरा शासक था और इसने लगभग 319 तक शासन किया था। 319 तक। अब ये क्लियरली प्रमाण नहीं मिल पाते कि महाराज गुप्त ने कब तक शासन किया 275 से, और घटोत्कच ने कब शासन शुरू किया। ये माना जाता है कि महाराज गुप्त यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ने 275 से 319 तक शासन किया था। एक बात और, महाराज गुप्त और घटोत्कच का जो रिलेशन है, घटोत्कच महाराज गुप्त का पुत्र था या उनका छोटा भाई था, इसके बारे में भी इतिहास में प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। तो मोटा मोटी ये मानते हैं कि पहला शासक श्रीगुप्त था, महाराज गुप्त, और दूसरा था घटोत्कच। 319 ईस्वी में गुप्त काल का विधिवत इसकी शुरुआत होती है। 319 में जब पहला शासक जो है जिसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इसने शासन शुरू किया। एक तो इसने इसी वर्ष गुप्त संवत शुरू किया था जिसके आधार पर गुप्त राजवंश के राजाओं की काल गणना हम लोग करते हैं, काल गणना की जाती है। 319 में गुप्त संवत शुरू किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक इसके काल की कुछ विशेष बातें हैं, इसने लिच्छवी गणराज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहली बार गुप्त राजवंश को एक मजबूत राजवंश के रूप में स्थापित किया था। इसकी कहानी हम आगे देखेंगे। 350 तक जो है पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम शासन करता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र था समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास के सबसे प्रतापी शासकों में इसकी इस कहानी आती है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और ये कहा जाता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में इसने अनेक युद्ध लड़े और अनेक इसने विजय प्राप्त की थी। तो जिस प्रकार से यूरोप के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध है, वैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक प्रसिद्ध प्रशस्ति है जिसे हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं, प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद से मिली है और जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। उस प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के बाद में जो अगला शासक है गुप्त राजवंश में, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये वो है जो इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से विख्यात है। हम इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं और ये कहते हैं कि गुप्त राजवंश भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। उस गुप्त राजवंश में सबसे ज्यादा खुशहाल, सबसे ज्यादा जो बेस्ट सर्वोत्तम शासन माना जाता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके दरबार में विभिन्न विद्वानों के, विभिन्न विषयों के अलग अलग 9 विद्वानों का समूह रहता था जिसको नवरत्न कहा जाता था। और कालिदास, महाकवि कालिदास जो संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कहलाते हैं, वो इसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गुप्त राजवंश के अगले शासक रहे कुमारगुप्त। इसको कुमारगुप्त प्रथम भी कहते हैं। 415 से लेकर और 455 ईस्वी तक इसका शासन रहा, लगभग 40 वर्ष। ये कहा जाता है कि इसके काल में
जो बिहार में हम प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम सुनते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, उस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये कहा जाता है कुमारगुप्त ने उसकी स्थापना की थी, कुछ प्रमाणों के आधार पर मानते हैं। उसके बाद में गुप्तकाल का अगला शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है इसको क्रमादित्य कहते हैं, स्कंदगुप्त क्रमादित्य। इसके काल में हुणों का आक्रमण हुआ था भारत में, और एक प्रसिद्ध प्रशस्ति है जिससे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको हम जूनागढ़ प्रशस्ति कहते हैं, गिरनार प्रशस्ति। गुजरात में दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पर आजकल एक जिला है जूनागढ़ जिला, और वहां से एक प्रसिद्ध प्रशस्ति मिली है जूनागढ़ प्रशस्ति, जिससे स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। लगभग 12 साल तक इसने शासन किया, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक, और ये गुप्त काल का अंतिम उल्लेखनीय मानी महत्वपूर्ण शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। स्कंदगुप्त के बाद में कई शासक हुए, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, तृतीय, ऐसे, लेकिन उनका इतिहास में ज्यादा उल्लेख या प्रमाण नहीं मिल पाते हैं। गुप्तकाल का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था विष्णुगुप्त, जो लगभग 550 ईस्वी तक शासन कर रहा था, और ये कहा जाता है कि 319 से लेकर और 550 ईस्वी तक ये राजवंश चलता रहा। 550 के बाद जो है गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। अच्छा, गुप्तकाल की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को नोट करनी है, और जो हमेशा से हम पढ़ते भी आए हैं, गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। और इसको स्वर्ण युग कहा क्यों जाता है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री और द क्लासिकल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा हमारा टॉपिक है, हमने पढ़ा गुप्तकाल में साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास, तो जैसा हमारा टॉपिक है इन तीनों एस्पेक्ट्स में, साहित्य, कला और स्थापत्य, एक तो इनमें गुप्तकाल में पर्याप्त उन्नति हुई। दूसरा, जो इस समय भारत में जनता थी, जो प्रजा थी, ये माना जाता है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई, और प्रजा इस समय सबसे ज्यादा खुशहाल थी। हम कहानियां सुनते हैं कि गुप्तकाल वह काल था, जैसे कि फाहियान एक चीनी यात्री था, भारत में आया था और उसने बताया था गुप्तकाल के बारे में। उसने कहा कि लोग अपने घरों के ताले नहीं लगाते हैं, अपने घरों का पंजीकरण नहीं करवाते हैं, मृत्युदंड नहीं दिया जाता है, लोग अत्यधिक खुशहाल है। तो इस काल की खुशहाली को देखकर, ये इस काल में जो साहित्य, कला, संगीत इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई, इस काल को भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग। और स्वर्ण युग क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे। साहित्य, कला और स्थापत्य में इस काल में पर्याप्त उन्नति हुई। देखिए, पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे गुप्त काल में साहित्य का विकास, क्योंकि जैसे हमारा टॉपिक है साहित्य, कला और स्थापत्य, तीन पढ़ने हमें। पहले नंबर पर है गुप्त काल में साहित्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन गुप्ता पीरियड। देखो, पहली बात, गुप्त काल में साहित्य में अभूतपूर्व प्रगति हुई। साहित्य में अभूतपूर्व माने इस काल में जितना साहित्य का डेवलपमेंट हुआ ना, इससे पहले भारतीय इतिहास में किसी भी काल में लिटरेचर का इतना विकास नहीं हो पाया था, पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत इस समय राजभाषा थी। जो गुप्तकाल में सर्वाधिक विकास है ना, वो इसी भाषा का हुआ था, संस्कृत भाषा का ही। और ये खास बात है कि संस्कृत भाषा इस समय प्रमुख थी, राजभाषा। इसके अलावा अन्य कोई पाली भाषा है या कोई प्राकृत भाषा है या कोई और भाषाएं, उनका विकास हुआ, लेकिन मेन जो है ना पहले नंबर पर, वो संस्कृत भाषा ही थी, खूब विकास हुआ इसका। अच्छा, गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा के साहित्य प्रेमी, विद्वानों, कवियों और लेखकों के आश्रयदाता थे। अब देखिए, गुप्तकाल के शासक है ना, खुद ही साहित्य प्रेमी थे, स्वयं विद्वान भी थे और कवियों, लेखकों के आश्रयदाता भी थे। इसके प्रमाण हमें कई जो है गुप्तकालीन अभिलेखों से या गुप्तकालीन स्रोतों से मिलते हैं। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देने वाली प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद से मिली है, और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। कविराज का मतलब कवियों का राजा या कवियों का आश्रयदाता। तो अगर प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा है, इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं विद्वानों का कद्रदान था और विद्वानों का सम्मान करता था। दूसरी बात, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको हमने विक्रमादित्य कहा, भारतीय इतिहास का सबसे महान शासकों में इसको गिना जाता है, इसके दरबार में 9 विद्वानों का समूह रहता था, 9 स्कॉलर्स का एक ग्रुप रहता था, जिसको कहा जाता था नवरत्न। और ये कहा जाता है कि कालिदास, चपणक, वरामिहिर, ये प्रसिद्ध जो है अमर सिंह, ये प्रसिद्ध विद्वान जो है ये इनमें शामिल रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान थे, और जो है समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहा गया है। तो इनसे पता चलता है कि गुप्त काल में साहित्य की या संस्कृत भाषा की पर्याप्त उन्नति हुई थी। अच्छा, सर्वप्रथम वे कवि जिनकी रचनाएं नहीं मिलती बल्कि प्रशस्तियां मिली हैं। अब देखिए,
गुप्त काल में हम साहित्य का विकास पढ़ें तो दो रूपों में है। एक तो जिनकी पुस्तकें या जिनके ग्रंथ लिखे गए हैं जिन कवियों के द्वारा या लेखकों के द्वारा, और एक वे जिनके ग्रंथ नहीं मिले लेकिन जिनकी कुछ प्रशस्तियां मिली हैं। अब प्रशस्तियां का अर्थ क्या होता है? प्रशस्तियां का मतलब है कोई भी ऐसी रचना जो किसी शासक या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में रचा गया हो, चाहे कोई अभिलेख हो, चाहे कोई ताम्रपत्र हो, चाहे कोई मुद्रा माने सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया लेख हो, चाहे कोई स्तंभों पर माने खंभों पर पिलर्स पर उत्कीर्ण किया गया लेख हो, चाहे कोई और हो। प्रशस्ति वो होती है जो किसी राजा या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखी जाती है। तो कुछ ऐसे रचनाकार है गुप्त काल के जिनके ग्रंथ नहीं मिले हैं बल्कि उनकी प्रशस्तियां मिली हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है हरिसेन। आप अपने स्क्रीन पे देखें, एक बड़ा सा पिलर आपको दिख रहा है और ये पिलर जो है ना, इस पिलर का नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति। ये इलाहाबाद, जिसको आजकल प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद से मिला हुआ एक स्तंभ है जो मूल रूप से जो मौर्यकालीन सम्राट है अशोक, उनके द्वारा स्थापित करवाया गया था। और इस पिलर पर माने इस स्तंभ पर एक अभिलेख तो अशोक का खुदा हुआ है और कालांतर में मतलब अशोक के पश्चात इस पर समुद्रगुप्त के द्वारा अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया, इस पर लिखवाया गया। ओके, समुद्रगुप्त के काल में समुद्रगुप्त का सांधी विग्रहिक सचिव था। सांधी विग्रहिक सचिव, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो एक समय तो जो शांति काल में तो क्या है, विदेश मंत्री का कार्य करता था, और जब युद्ध काल हो तो दूसरे देश के साथ या शत्रु राजा के साथ संधि करवाने का कार्य करता था। सांधी विग्रहिक सचिव, तो समुद्रगुप्त का सांधी विग्रहिक सचिव था हरिसेन, जो संस्कृत भाषा का अद्भुत विद्वान था। उसने इस पिलर पर माने इलाहाबाद का जो स्तंभ था उस पर लेख लिखवाया समुद्रगुप्त के बारे में। क्योंकि यह प्रयाग इलाहाबाद से मिली थी तो इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। यानी पहले नंबर पर है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति यह इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश से मिली है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, इलाहाबाद से मिली हुई प्रशस्ति। अच्छा देखिए, ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। इसमें आपको एक दो चीजें याद रखनी है प्रयाग प्रशस्ति में। एक तो ये विशुद्ध संस्कृत भाषा में है, प्योर जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, आधा गद्य में और आधा पद्य में, अर्थात यह चंपू काव्य शैली में लिखा गया है। गद्य का अर्थ होता है किसी भी भाषा में लिखे गए की गई वे रचनाएं जो गेय नहीं है, लिरिकल नहीं है, जैसे कि कोई निबंध हो, जैसे कि कोई कहानी हो, कोई नाटक हो, ये गद्य है। और पद्य का मतलब है गेय रचनाएं, यानी कि जो काव्य है, कविताएं। तो प्रयाग प्रशस्ति आधा तो गद्य के रूप में है और आधा पद्य के रूप में, यानी कि इसकी शैली जो संस्कृत में गद्य और पद्य को मिलाकर लिखने की शैली चंपू काव्य शैली कहलाती है। माने प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य शैली में लिखा गया है, उत्कीर्ण किया गया है। समुद्रगुप्त के जीवन के बारे में जानकारी का ये प्रमुख अभिलेखीय स्रोत है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हो सकता है किसी अन्य स्रोत से मिलती हो, साहित्यिक से, लेकिन जो मुख्य अभिलेखीय स्रोत है, एक अभिलेख जो समुद्रगुप्त के बारे में बताता है वो ये है प्रयाग प्रशस्ति। पहले नंबर पर हम क्या देखेंगे, वे रचनाकार जिनके ग्रंथ नहीं मिलते, प्रशस्तियां मिलती है, और प्रशस्तियों में पहले नंबर पर है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। दूसरे नंबर पर रचनाकार है गुप्त काल का वीरसेन। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र शासक बना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको अभी हमने बात की, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधी विग्रहिक सचिव था, उसी पद पर था जिस पद पर पहले हरिसेन रहा। कहा जाता है जो हरिसेन की प्रशस्ति, जो वीरसेन की प्रशस्ति मिली है, हम आगे देखेंगे उदयगिरी का गुफा लेख। उस उदयगिरी के गुफा लेख में बताया गया है कि वीरसेन जो है ये राजनीति का मर्मज्ञ, राजनीति के मर्म को जानने वाला पाटलिपुत्र का निवासी था। यानी एक तो ये राजनीति के मर्म को जानता था, और एक ये भारत में जो पूर्वी भारत में आजकल राज्य है बिहार, इस बिहार की राजधानी है पटना। प्राचीन काल में इसको कहा जाता था पाटलिपुत्र। तो ये इस पाटलिपुत्र का निवासी था और राजनीति का मर्मज्ञ था, राजनीति का जानकार था, जानता था। अच्छा, रचना वीरसेन ने कौन सी रचना की, ये आपको याद भी रखना है और ये इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। उदयगिरी का गुहा लेख, गुहा का मतलब है केव, गुफा, और गुहा लेख का मतलब है गुफा में प्राप्त हुआ अभिलेख या गुफा में जो है उत्कीर्ण किया गया अभिलेख। पहली बात तो ये उदयगिरी जो है ना, ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। एमपी का प्रसिद्ध जिला है मध्य पूर्वी एमपी में विदिशा।
और विदिशा जिले में उदयगिरी नाम का स्थान है जहां से गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनका निर्माण गुप्त काल में करवाया गया, उन गुफाओं से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मैं एक आपके लिए जो उदयगिरी की गुफा है उसका चित्र लेकर आया हूं, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, मैंने बताया गुप्तकालिक है, यहाँ से गुप्तकालिक कुछ चित्रों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं और एक अभिलेख मिलता है उदयगिरी का गुफा लेख, जो कि वीरसेन के द्वारा रचा गया। आप इस चित्र को देखिए, यहाँ पे भगवान विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है और यहीं से इसी उदयगिरी की गुफा मतलब गुफा से उदयगिरी गुहालेख मिला है, जिसकी रचना वीरसेन के द्वारा की गई। पहले नंबर पर हरिसेन, दूसरे नंबर पर वीरसेन। एक तो प्रयाग प्रशस्ति और एक है उदयगिरी का गुहालेख। नंबर 3 पे जो अभिलेखीय प्रमाण है गुप्तकाल के बारे में जो साहित्य में महत्वपूर्ण है, ये दोनों संस्कृत में है, प्रयाग प्रशस्ति भी और उदयगिरी का गुफालेख भी। तीसरे नंबर पर जो है रचनाकार, उनका नाम है वत्स भट्टी। बड़ा महत्वपूर्ण नाम है वत्स भट्टी का भी। एक बात तो यह है कि गुप्तकाल का जो तीसरा महत्वपूर्ण शासक था, माने कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम, उसका ये दरबारी कवि था कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि के रूप में वत्स भट्टी के द्वारा जो रचना की गई, जो अभिलेख रचा गया, उसका नाम है मंदसौर प्रशस्ति। आप जानते हो 472 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। आप जानते हो मंदसौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। इसका प्राचीन नाम जो है ना, ये दशपुर बताया जाता है, दशपुर। और इस दशपुर, प्राचीन दशपुर यानी आज के मंदसौर में एक पिलर मिला है, एक स्तंभ मिला है, जिसको मंदसौर प्रशस्ति या मंदसौर स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ पर जो है कुमारगुप्त के बारे में एडिक्ट या जो है उसके बारे में अभिलेख रचा गया है वत्स भट्टी के द्वारा संस्कृत भाषा में, जो कुमारगुप्त के बारे में जानकारी देता है। माने कि वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर प्रशस्ति की रचना की गई संस्कृत भाषा में, और ये हमें कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी देता है। एक प्रश्न जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आरएएस प्रीलिम्स के पेपर में भी आया था और एक स्कूल व्याख्याता के पेपर में भी पूछा गया था। उसके अलावा भी नेट के या जो यूजीसी लेवल के एग्जाम्स है उनमें ये कई बार पूछा जाता है। ये है कि वत्स भट्टी का जो मंदसौर प्रशस्ति है ना, उसमें एक वर्णन है कि मंदसौर, जिसका प्राचीन नाम दशपुर है, वहां पर किन्हीं व्यापारियों के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो अगर ये पूछा जाए कि किस गुप्तकालीन अभिलेख में दशपुर में सूर्य मंदिर बनवाने का उल्लेख है, तो ये वत्स भट्टी के मंदसौर प्रशस्ति में है। माने रचना तो वत्स भट्टी ने की और शासक का नाम है कुमारगुप्त प्रथम। अच्छा देखिए, अब तक हमने जो देखा है ये 3 वे गुप्तकालीन साहित्यकार है या गुप्तकालीन रचनाकार है जिनके साहित्यिक ग्रंथ हमें नहीं मिलते, लेकिन जिनके अभिलेख मिलते हैं संस्कृत भाषा में, जिनके द्वारा अभिलेख रचे गए और जो हम लोगों को गुप्तकाल की बेसिक या मजबूत मूल जानकारी प्रदान करते हैं। अब आते हैं प्रमुख गुप्तकालीन साहित्यकार, वे लेखक जिन्होंने, रचनाकार जिन्होंने गुप्तकाल में साहित्य रचा। देखिए, निश्चित सी बात है गुप्तकालीन साहित्य की बात आएगी तो पहले नंबर पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक विद्वान, ऐसे जिनको संस्कृत में कविकुल गुरु कहा जाता है, अद्भुत विद्वान। और ये कहा जाता है कि इनके जैसा व्यक्ति या इनके जैसा विद्वान भारतीय इतिहास में अग्रगण्य या आगे गिने जाने वालों में माना जाता है। कालिदास, महाकवि इनको कहा जाता है, महाकवि कालिदास। और गुप्तकालीन साहित्यकारों में पहले नंबर पर इनका नाम आता है कालिदास। पहली बात तो इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अब ये अलग बात है कि शेक्सपियर का काल अलग है। कालिदास जो है ये गुप्तकाल में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, 375 से 415 के आसपास इनका काल माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक। और जो शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर, उसका काल अलग है। विलियम शेक्सपियर का काल अगर मैं आपको बताऊं तो विलियम शेक्सपियर 1564 से लेकर और 1616 तक है। माने 1564 में शेक्सपियर का जन्म हुआ था, इंग्लैंड का विद्वान था अंग्रेजी भाषा का, और 1616 में उसकी मृत्यु हुई थी। और इस हिसाब से देखा जाए तो वो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ था। और कालिदास जो कि 4वीं 5वीं शताब्दी में थे, ये उससे 1100 साल पहले थे, 1100-1200 साल प्राचीन पुराने थे। तो होना तो ये चाहिए इतिहास में कि कोई व्यक्ति प्राचीन है उसकी उपमा बाद वाले को दी जाए, माने कालिदास की उपमा शेक्सपियर को दें। ऐसे कहना चाहिए कि शेक्सपियर यूरोप के कालिदास हैं। ओके, लेकिन इतिहास में विडंबना क्या है, कहा यह जाता है
कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। खैर जो भी अंग्रेजी लोगों के द्वारा साहित्य इतिहास बनाया गया, हमें उसको पढ़ना है। भारत के शेक्सपियर एक बात। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे ये, 375 से 415 ये इनका काल है। तीसरी बात, संस्कृत भाषा में इनके द्वारा 7 रचनाएं की गई। कालिदास ने 2 खंड काव्य रचे, 2 महाकाव्य रचे और 3 नाटक रचे। और संस्कृत भाषा के जो है इतिहास है उसी में नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में इनका नाम सबसे आगे गिना जाता है संस्कृत के रचनाकारों में। देखिए, कालिदास संस्कृत भाषा में कवि कुल गुरु है, कवियों के कुल के गुरु कहलाते हैं। इनकी रचनाओं में गुप्तकालीन समाज एवं संस्कृति की झलक मिलती है। कालिदास की रचनाओं में उपमा अलंकार का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार, अब जो लोग थोड़ा बहुत संस्कृत भाषा को या हिंदी साहित्य को जानते हैं वो जानते हैं कि उपमा एक अलंकार है जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है काव्य के कौशल में या काव्य के सौंदर्य में। तो संस्कृत भाषा में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडीनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। ऐसे तो उसमें क्या कहा गया है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास का उपमा प्रसिद्ध है, माने उनका उपमा अलंकार का प्रयोग प्रसिद्ध है। भारवेर अर्थ गौरवम, भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा वो भी गुप्तकालिक थे, उनका अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। दंडीनः पद लालित्यम, महाकवि दंडी संस्कृत भाषा के एक विद्वान थे, उनका पद लालित्य, उनके पदों में जो सुंदरता है वो प्रसिद्ध है। और माघे संति त्रयो गुणः, दंडी ने 10 कुमार चरित नामक ग्रंथ लिखा था। माघे संति त्रयो गुणः, जो महाकवि माघ है जिन्होंने शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा था, जालोर के भीनमार जनपद के थे, तो महाकवि माघ में माघे संति त्रयो गुणः, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडीनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, यानी माघ में तीनों गुण दिखाई देते हैं। उनमें उपमा भी उनकी प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव भी उनका प्रसिद्ध है और उनका जो है पद लालित्य ये भी प्रसिद्ध है। कालिदास जो है इनका उपमा अलंकार का प्रयोग शानदार है, आप कभी भी इनके ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको हमेशा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में महाकवि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर कालिदास ने 2 महाकाव्य रचे हैं। एक तो है रघुवंशम, रघुवंशम 19 सर्गों का, सर्ग का अर्थ है अध्याय, 19 अध्यायों का ये एक बड़ा ग्रंथ है महाकाव्य रघुवंशम। जैसा कि इसका नाम है, इसमें जो रघुकुल है, रघुवंश है, भगवान श्री राम का वंश जिसको इक्ष्वाकु वंश कहते हैं, उसका वर्णन दिया गया है। श्री राम के पूर्वजों का वर्णन तथा श्री राम के वंशजों का चित्रण। भगवान श्री राम जो थे इक्ष्वाकु वंशी, रघुवंशी श्री राम, उनके जन्म से पहले उनके वंश में कौन कौन से शासक हुए उनका, और उनके बाद में कौन कौन से शासक हुए वंशज उनका, इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर महाराज दिलीप से लेकर और अग्निवर्ण तक 40 राजाओं का इसमें वर्णन है, 40 राजाओं की कहानी है। मैंने आपको इतना याद रखना है, रघुवंशम एक ग्रंथ है महाकवि कालिदास का संस्कृत भाषा में, जिसमें श्री राम के पूर्वजों का और उनके वंशजों का चित्रण है। हिस्ट्री में से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुमार संभवम, दूसरा कालिदास का महाकाव्य, पहला रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। इसमें 17 सर्ग हैं, 17 अध्याय। पहली बात, इसमें प्रकृति चित्रण किया गया है, शानदार प्रकृति का अच्छा चित्रण किया गया है। दूसरा, कार्तिकेय जन्म की कथा, भगवान महादेव जो है शिव और भगवान महादेव की पत्नी पार्वती, माता पार्वती, उन दोनों के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उन कार्तिकेय के जन्म की कहानी इसमें बताई गई है। यहाँ पर जो कुमार शब्द है ना, ये कहा जाता है कि कार्तिकेय के लिए आया है, कुमार संभवम। तो यह भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से संबंधित है, उनके जन्म की कहानी बताई गई है 17 सर्गों में। तीसरे नंबर पर जो आता है, माने 2 तो उनके महाकाव्य है और उसके बाद में है 2 खंड काव्य। कालिदास का पहला खंड काव्य है ऋतु संहार। आपको यहाँ सिर्फ नाम याद रखना है, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, जो 6 ऋतुएं होती थी भारत में, होती हैं, उनका वर्णन किया गया है, ऋतु संहार। अगली उनका जो दूसरा खंड काव्य है उसका नाम है मेघदूत। मेघदूत, इसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह की कहानी बताई गई है और ये कहा गया है कि मेघ जो है बादल, उनको दूत बनाकर भेजा जाता है, उसकी कहानी जो है वो यहाँ कालिदास ने बताई है। विरही यक्ष एवं उसकी प्रियतमा का वर्णन, और यह विरह की अत्युत्कृष्ट रचना है। संस्कृत भाषा में विरह की शानदार रचना मानी जाती है मेघदूतम। 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत। उसके बाद में आते हैं कालिदास की वास्तविक रचना जिनके लिए उनको जाना जाता है, 3 नाटक, 3 ड्रामाज। जो शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, भारत का शेक्सपियर, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर एक महान ड्रामाटिस्ट थे, महान नाटककार यूरोप के, और कालिदास भारत के महान नाटककार थे। और उनके 3 नाटक हैं। पहला है मालविकाग्निमित्रम,
5 अंकों का ये नाटक है जिसमें अग्निमित्र जो शुंग वंश का एक शासक था उसकी और मालविका कोई उसकी प्रेमिका थी उनके प्रणय की कथा बताई गई है। दूसरे नंबर पर है विक्रम और वशियम। यह भी 5 अंकों का नाटक है। उर्वशी और पुरुरवा, ये कोई शासक रहा था पुरुरवा, उसकी और उर्वशी की प्रणय कथा का इसमें वर्णन है। कालिदास का जो तीसरा नाटक है सबसे महत्वपूर्ण, आप कभी भी कालिदास की बात करें तो इसी के कारण उनको जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है। 7 अंकों में इसकी रचना की गई है। महाभारत के कथानक से इसको लिया गया है। महाभारत का जो कथानक था महाराज दुष्यंत की कहानी, वहां से इसको ग्रहण किया गया है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जो महाभारत काल के शासक है उनके पूर्वज थे दुष्यंत, महाराज दुष्यंत, और शकुंतला जो महर्षि कण्व ऋषि की पुत्री बताई जाती है, उनके प्रणय, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। पहले तो महाराज दुष्यंत जंगल में कैसे, हम ये कहानी सुनते आए हैं, जंगल में कैसे जो है शकुंतला से मिलते हैं, पहली बार उनका प्रणय होता है, उसके बाद में कैसे वो शकुंतला को भूल जाते हैं, वियोग होता है, और कैसे फिर दोबारा मिल पाते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में बताई गई है। अच्छा, इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। एक बात और, कालिदास की जब हम बात करें तो मैं कई बार चर्चा करता हूँ, हमारे गुरुजी हम लोगों को एक कहानी सुनाते थे जब हम जो है हायर सेकेंडरी लेवल पर संस्कृत भाषा पढ़ते थे, तो हमारे गुरुजी कहानी सुनाते थे। कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान नाटककार थे और महान साहित्यकार थे। एक तो उनमें जो है गुण था, कौशल था प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है जो तुरंत जो है किसी भी बात को समझ लेता है, जो तुरंत जवाब देने वाला हो। एक उनमें गुण था परोक्ष की बात को प्रत्यक्ष जान लेना। परोक्ष का अर्थ है ऐसी घटना जो हमारे सामने नहीं हुई हो, और प्रत्यक्ष का मतलब जो जिसको सामने जान लिया जाए। तो कालिदास जो उनको कवि कुल गुरु कहा जाता है, वो परोक्ष की बात को प्रत्यक्ष जान लेते थे, और उनकी विशेषता थी कि किसी भी सामान्य घटना को तुरंत वो काव्य के रूप में परिणत कर देते थे। तो एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ महाकवि कालिदास के बारे में। गुरुजी हमें बताते थे कि कालिदास जो है ये जिस राजा के दरबार में रहते थे, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो राजा भोज था, कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही माना जाता है। तो जिस राजा के दरबार में वो रहते थे, उस राजा के दरबार में 9 विद्वान थे और उनमें से कालिदास एक थे। तो जो दूसरे 8 विद्वान होते थे, ये प्राय महाकवि कालिदास से जलस करते थे, ईर्ष्या करते थे, क्योंकि राजा के द्वारा हमेशा कालिदास को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये कहा जाता है कि एक बार कोई घटना हुई, ये आप लोगों ने सुनी होगी कहानी। एक बार कोई घटना हुई, कोई युवती थी जो राजा के शासक जो था उसके स्नान के लिए जल लेने हेतु सोने का कलश लेकर, सोने का घड़ा लेकर, और जो तालाब है वहां पानी भरने के लिए जाती है। अब जब युवती सोने का कलश लेकर, क्योंकि राजा के स्नान के लिए जल लेने गई है, तो सोने का कलश लेकर जब वो तालाब पर जाती है, तो ये कहते हैं कि जब वो तालाब से कलश को भरकर और बाहर निकल रही है सीढ़ियों पर, तो उसके हाथ से सीढ़ियों पर सोने का कलश छूट जाता है, और सीढ़ियों पर सोने का कलश छूटकर जहां पानी था गहराई में, उस पानी की तरफ लुढ़कता हुआ जाता है। तो जब सोने का कलश, अगर वो मिट्टी का कलश होता तो टूट जाता, लेकिन क्योंकि कलश सोने का था, तो सोने का कलश जब नीचे की ओर जाता है तो टम 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 ऐसी आवाज करता है। कहा जाता है कि जो युवती थी, उस युवती ने राजा को आकर ये बात बताई। युवती ने राजा को आकर बात बताई कि महाराज, आज जब मैं आपके स्नान के लिए जल लेने हेतु तालाब पर गई, तो मेरे हाथ से सोने का कलश छूट गया और उसने टम 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 आवाज की। राजा क्योंकि उस समय स्वयं भी विद्वान होता था, जैसे हमने पढ़ा कि स्वयं विद्वान होते थे और कलाकारों के, साहित्यकारों के आश्रयदाता होते थे, तो राजा उचित समय पर स्नान करके और दरबार में आया, और दरबार में आकर उसने जो उसके सामने कवि बैठे थे 9 विद्वान, उन 9 विद्वान, क्योंकि राजा समय समय पर विद्वानों की परीक्षा लिया करते थे, राजा ने जो 9 विद्वान बैठे थे उनके सामने आकर और उनसे एक समस्या या एक प्रश्न पूछा। उन 9 विद्वानों में कालिदास भी थे। राजा ने कहा, भो सुकवे, भो सुकवे, संस्कृत में कहानी है, अरे श्रेष्ठ कवियों, सुकवे है, अरे श्रेष्ठ कवियों, एकाम समस्याम पूर्य है, एक समस्या को पूरा करो, माने एक समस्या का समाधान करो। समस्या क्या? टटम टटम टम, टटटम टटम टम इति, ऐसा राजा ने कहा, टटम टटम टम, टटटम टटम टम, इस समस्या का समाधान करो।
अब कवि बेचारे दरबार में बैठे थे, उन लोगों को क्या पता कि जो महाराज टटम टटम टम पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो ये कहा जाता है कि जब भी कवि नवरत्नों को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो उनको लगता था हमें तो पता है नहीं और कालिदास को भी नहीं पता होगा, तो कम से कम हमें कोई मौका मिले कि हम जो है कालिदास की टांग खींच सकें। तो ये कहा जाता है कि सभी कवियों ने एक स्वर में राजा को जवाब दिया कि हे महाराज, ऐसी समस्या का जवाब तो एक ही आदमी दे सकते हैं और वो है कालिदास। क्योंकि वो जानते थे कि हो सकता है कालिदास को जवाब नहीं आए तो क्या है, कालिदास की वैल्यू डाउन होगी, ये राजा की नजर में जो है कालिदास का महत्व कम होगा। तो ये कहते हैं महाराज ने जब सभी दरबारियों ने कहा, महाराज ने कालिदास की तरफ देखा और कहा कि हे महाकवि, अब आपका नंबर है, आप बताइए कि ये टटम टटमटम और टटम टटमटम क्या है। ये कहा जाता है कि कालिदास प्रत्युत्पन्नमति तो थे ही और परोक्ष की बात को प्रत्यक्ष जान लेते थे। उन्होंने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद की और पूरी घटना जो है उस पूरी घटना का जवाब, आंसर महाराज को इस प्रकार दिया। उन्होंने कहा एक श्लोक के माध्यम से, उन्होंने कहा हे महाराज, राजाभिषेके जलमानयन्त्या हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या सोपान मार्गे चकरोति शब्दम टटम टटम टम टटम टटम टम। उन्होंने कहा हे महाराज, राज्याभिषेक के जलम आनयन्त्यः, राजा के अभिषेक के लिए माने स्नान के लिए जल लाती हुई, हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्यः, युवती के हाथ से सोने का घड़ा छूट जाता है, सोपान मार्गे चकरोति शब्दम, और सीढ़ियों के मार्ग पर इस प्रकार शब्द करता है, टटम टटम टम टटम टटम टम। सारे कवि, सारे दरबारी और स्वयं राजा भी चकित रह जाता है कि इनको कैसे पता चला कि टटम टटम टम क्या है। तो कहने का अर्थ यह कि महाकवि कालिदास इस प्रकार के विद्वान थे और उनके द्वारा जो 7 रचनाएं की गई ये भारतीय इतिहास में अपना अलग ही स्थान रखती है और इनमें पहले नंबर पर आप जानते हो अभिज्ञान शाकुंतलम है। अच्छा, आज की क्लास में जो है हम यहाँ प्रकरण पूर्ण करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये भाग 1 है, भाग 2 में हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। पूरी जानकारी के लिए, पूरे टॉपिक पढ़ने के लिए डाउनलोड करें भांबू सर हिंदी क्लासेस ऐप। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।